Hey everyone, this is Neha, and you are listening me on Destiny Creators. Yes, the name of your channel has been changed from Judiciary Singh to Destiny Creators. I have changed the name because I thought that every aspirant is the creator, is the architect of his own destiny. हमें वही मिलता है जो हम अपने हार्ड वर्क के थ्रू करने की कोशिश करते हैं. हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर्स हैं, तो क्यों ना बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग हम अपने लिए चूज़ करें. आई पर्सनली फील दैट द ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली क्रिएचर जिसे हक है, जिसे राइट है, जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है चूज़ करने की कि वो क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है, वो किस तरह की लाइफ चाहता है, ये सोचने की और उसके लिए क्या करना है ये डिसाइड करने की और उससे करने की जो कैपेबिलिटी है, जो माइंड पावर है, जो टेक्निक्स हैं, जो पोटेंशियल है, वो सिर्फ इंसान के अंदर है. सो व्हेन यू हैव गॉट दिस ह्यूमन बर्थ, तो प्लीज़ आप जो चाहते हैं उसे फुलफ़िल करें, कभी भी एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. सो अपना एक अल्टीमेट गोल डिसाइड करें. उस गोल को डिसाइड करने के पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1,00,000 बार सोच लो. बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट. बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब ये कि उस चीज़ को जो आप अचीव करना चाहते हो वो हासिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट. क्या वो खुशी आपको सेटिस्फाई करने वाली है, और उसे हासिल करने के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना होगा, वो हाइट आपको डिसाइड करनी है. अगर दोनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम आपको मैच करता है तो उसे डिसाइड करने के बाद आप अपनी जर्नी बिगिन करें. एंड वंस यू हैव स्टार्टेड, इवन इफ़ यू हैव टेकन अ सिंगल स्टेप, देन माय डियर डोंट गिव अप. अपनी डिक्शनरी से सक्सेसफुल होने के लिए ये वर्ड्स निकाल दो, लाइक गिव अप, बैक ऑफ, लेट गो, आई कांट. व्हाई यू कांट? Every person has the same willpower, has the same mind power, has the same skills. सब कुछ तो सेम है, तो क्यों नहीं कर सकते? You have to decide. और एक बार अगर आगे बढ़ गए ना तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वहाँ तक अगर आपने आधी भी दूरी तय की, अगर आपने 1/4 दूरी भी तय की, तो आपने अपनी लाइफ का 1.25% हिस्सा उस चीज़ को दे दिया है. एंड इन्वेस्ट अगर 1 रुपया भी कर दिया है ना, तो उसे वसूलो, पीछे मत मुड़ो. अगर कुछ डिसाइड किया है तो सोच के ही किया होगा. अगर ये डिसाइडेड है कि तुम्हें 360 फॉर्म, 150 मेंस और 76 इंटरव्यूज़ के बाद में तुम्हें 77th इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, तो माय डियर, अगर तुमने 76th इंटरव्यू के बाद में गिव अप कर दिया कि ये तो बहुत हो गया है, अब नहीं दिया जा रहा, तो तुम उस 77th वाले इंटरव्यू से महरूम रह जाओगे, उस खुशी से जो तुम्हें पानी थी, और वो रिग्रेशन पूरी लाइफ का रह जाएगा. डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द एवरेज थिंग. ये कभी मत सोचो कि कंडीशंस बेटर हो जाएंगी तो मैं बेटर करूँगा. नो, गिव योर एफर्ट्स एंड मेक द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो. नहीं होती हैं तो तुम मोल्ड करो, लेकिन हर वो चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो. Anyways, let's start a class. It's a class of Indian polity, and it's me Neha. So let's start our class. आज हम जानेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है. प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स which are necessary to maintain the constitutionalism in a country and the need of the constitution in a country. Okay, so जानते हैं पहले that what is constitution. The constitution is the supreme or fundamental law of the land. All government organs which owes their origin to the constitution and derive their power from its provisions must function within the framework of the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है, जिससे कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, और जो भी पावर्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स अपनी पावर्स को, अपनी सारी फंक्शनिंग को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्राप्त करते हैं. उन्हें पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है और उन पे लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन.
सभी ऑर्गन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। जो भी पावर्स, जो भी जुरिस्डिक्शंस उन्हें दी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहते हुए ही उन्हें काम करना होगा। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री के लोगों को डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हमारे सारे रिलीजन्स में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के पास में भगवद गीता है, कुरान है, और सिक्स में गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाइयों के पास में बाइबल है। इन द सेम वे अगर हम एक रिलीजन इंडियन माने तो इंडियंस के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये बताता है कि बीइंग अ इंडियन क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके किसी राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी रेमेडी लेने आप कहाँ जाएंगे, इसके बारे में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर गवर्नमेंट इलेक्ट होनी है तो वो कैसे इलेक्ट होगी, वो प्रोविज़न भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अगर उन प्रोविजंस का वॉल्यूशन हो रहा है तो कहाँ जाना है, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज़। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अ कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरीली द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एग्जाम्पल में देखें तो अ कंट्री वेयर डिक्टेटर्स वर्ड इज लॉ कैन सेट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेयर लॉज आर ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। मैंने क्या कहा अभी, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉज की बुक है, मतलब क्या कैसे होना है रूल्स की एक बुक है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हों। अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप चल रही है तो वहाँ पे जो लॉज हैं उस डिक्टेटर के अकॉर्डिंग बोले जाएंगे। उसने रात में बोल दिया कि भाई दिस इज़ द फ्रॉम टमोरो दिस इज़ द लॉ, तो वही लॉ बन जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो है जहाँ पे लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम देखें तो आर्टिकल 370 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात उन्होंने एक जजमेंट पास कर दिया, एक डिक्लेरेशन कर दिया कि नहीं भाई आज रात से 370 स्क्रैप कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपरली बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल आया, डिस्कशन हुआ, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया, जो डाउट्स थे क्लियर किए, जो उनका सोल एजेंडा है उस आर्टिकल को स्क्रैप करने के पीछे वो बताया। सो ऑल द थिंग्स वर डन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि अगर कोई लॉ आपको बनाना है तो वो लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ही बनाया जाएगा। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स की विच प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द कंट्री, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। पहली चीज़ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एज वेल एज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सो येस, दिस क्वालिटी इज प्रेजेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है या नहीं ये जानने पहले ये जानना ज़रूरी है कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म मीन्स कि वैसे तो इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने आप में सोवेरियन है, बट वन इट कम्स टू द सम स्पेशल कंडीशंस, सम एबनॉर्मल कंडीशंस, तो जो पूरी पावर है सारी स्टेट्स की वो पूरी यूनियन में जा कर के यूनियन के हाथ में चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वहाँ सारी स्टेट्स फ्री हैं कि हमें हमारे स्टेट में क्या रूल लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट करवानी है, पेट्रोल के रेट्स क्या होंगे। एज वी हैव सीन कि स्टेट टू स्टेट पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। बट जब कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसका डिसीजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। सो दिस इज़ फेडरलिज्म एंड येस, फेडरलिज्म इज़ प्रेजेंट इन अवर कंट्री। फ्री इलेक्शंस, जी हाँ, हमारे वहाँ फ्री इलेक्शंस होते हैं, बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन है जो कि फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। फोर्थ थिंग इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी, हमारे वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारी जुडिशरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई भी सोवेरियन पावर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस देती है। एंड जुडिशियल रिव्यू भी प्रेजेंट है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने केस में बोला भी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो जुडिशियल रिव्यू के
के प्रोविजंस में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है और जुडिशियल रिव्यू के दायरे में सभी लॉज आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी, हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट्स भी प्रेजेंट है जिनको कि अश्योर करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का प्रोविज़न दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, हमारे वहाँ कानून का ही शासन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे वहाँ तीनों पावर्स सेपरेट हैं, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। एंड सभी के सभी के अपने अधिकार क्षेत्र हैं और कोई भी किसी के जुरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सो यस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इन इंडिया। नेक्स्ट थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। The constitutional law refers to the rules which regulates structure, functions and the interrelation of the government organs. क्या होता है कि हमारे वहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट तो अगर कोई लॉ बनाया जाता है, अगर सेंट्रल ने लॉ बनाया है तो उसको पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में उसको इन्फोर्स कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको आगे फर्दर फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है लोकल गवर्नमेंट की। इसीलिए इन सारी गवर्नमेंट्स, इन गवर्नमेंट ऑर्गन्स के इंटर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें सभी के लिए प्रोविजंस मेंशन हैं कि आप किन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कौन से ऑर्डर्स मानने हैं, कौन आपको ऑर्डर करेगा और इससे क्या होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ सबसे जो मेन है वो है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास में दो ऑप्शन है, एक है म्यूनिसिपैलिटी और एक है पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी के 3 ऑर्गन्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत। पंचायत के पास में 3 है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड द विलेज पंचायत। नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो उसकी रिकमेंडेशन की थी कैबिनेट मिशन प्लान ने। जो फर्स्ट मीटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज डन ऑन 9th of December 1946. This meeting, temporary chairman was Sri Sachidanand Sinha. He was not permanent. This question have been asked in many of the competitive exams. The temporary chairman of the Constituent Assembly, Sri Sachidanand Sinha, and the first elected chairman of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. Next is chairman of the drafting committee of Indian Constitution. Chairman of the drafting committee of Indian Constitution is Dr. B.R. Ambedkar. Constitutional advisor of Constituent Assembly was Sir B.N. Rao, and the objective resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru. Drafting committee was formed on 29th of August 1947. Constitution was declared passed on 26 November 1949. टोटल टाइम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था दैट वाज 2 years 11 month एंड 18 days। एंड इसको इन्फोर्स किया गया था 26 January 1950 को। 29 November 1949 को इसको अडॉप्ट करने के साथ 26 नवंबर 1949 को जब ये बनकर तैयार हुआ था उसी दिन इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन मिल गए थे, तो उसी दिन पार्शियली इसके कुछ प्रोविजंस को इन्फोर्स कर दिया गया था, बट कम्प्लीटली इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 26 January 1950 को। इसके आगे के बारे में इसके आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट एंड आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Destiny Creator. Thank you so much for watching.